करूं? जय समाज, जय भाई। दोस्तों, आज फिर से मैं एक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज का विषय है दंड का स्वरूप और उसकी मात्रा। दोस्तों, यह एक कठिन विषय है जिस पर मैंने अपने विचार लिखे हैं। मैं आज अपने उन विचारों को आपके सामने रखता हूं। यह एक विचार करने लायक विषय है कि जो आज चल रहा है वो ठीक है या जो मैं आज आपके सामने कहने वाला हूं वो ठीक है। जब किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो वह न्याय पाने का अधिकारी हो जाता है तथा उस कृत्य का अपराधी दंड का भागी बनता है। दंडिक कृत्य जितना अधिक गंभीर होगा उसी अनुपात में उसे दंड अधिक दिया जाएगा। इसकी एक परिभाषा जो मेरे हिसाब से हो सकती है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके दायित्व, कर्तव्य नहीं, किसी व्यक्ति द्वारा उसके दायित्व निर्वहन में की गई त्रुटि या अन्य किसी व्यक्ति के अधिकार में अतिक्रमण के फलस्वरूप त्रुटिकर्ता या कार्य से चूक करने वाले व्यक्ति पर या उसमें शामिल व्यक्तियों पर एक भार आरोपित होता है जो दंड कहलाता है। परिभाषा एकदम स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति का ने अपना दायित्व पूरा नहीं किया या किसी अन्य के अधिकार पर अतिक्रमण किया तो उस कृत्य के फलस्वरूप उसके वह दुष्कृत्य के फलस्वरूप उसके विरुद्ध एक दंड के लिए वो भागी हो जाता है। दंड मानसिक, शारीरिक या आर्थिक किसी भी रूप में हो सकता है जो आपके कृत्य के अनुसार तथा दंड की मात्रा उस व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक व व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगी। अब ये आप कहेंगे कि आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्थिति पर दंड क्यों निर्भर करेगी? दंड तो सबको एक समान मिलना चाहिए। ये मेरा यहां पर मत भिन्न है। दंड जो भी होगा वह एक ही कृत्य के लिए अलग अलग व्यक्तियों की क्षमता के अनुसार अलग अलग होना चाहिए, ये मेरा कहना है। एक दो उदाहरण के रूप में इसको क्लियर करूंगा कि किसी सम्मानित व्यक्ति को अगर 4 घंटे के लिए खड़े होने की सजा दे दी जाए और किसी एक सामान्य व्यक्ति को 4 घंटे के लिए या किसी चोर को सामान्य 4 घंटे की जगह 6 घंटे के लिए खड़ा होने की सजा दे दी जाए तो दोनों के का जो वो सजा है उन दोनों का प्रभाव दोनों पर अलग अलग है। सामान्य व्यक्ति को वही सजा ज्यादा चुभ सकती है और चोर को उस सजा कुछ भी नहीं लगेगी, वो उसे हंसते हुए टाल सकता है। दूसरी बात कहें, किसी पहलवान को 4 बेत मारने की सजा मिल जाए और किसी एक सामान्य दुर्बल इंसान को 4 बेत मारने की सजा हो जाए तो पहलवान के लिए वह सजा कुछ भी नहीं है, जबकि दुर्बल उस 4 बेत में भी बेहाल हो सकता है। इसी तरह मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाए और किसी धनवान पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाए, दोनों का प्रभाव बहुत अलग अलग होगा। किसी विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा अधिकार के अंतर्गत दंडनीय कृत्य सामान्य व्यक्ति के द्वारा उसी तरह के दंडनीय कृत्य की अपेक्षा अधिक गंभीर होगा। उसका मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि जैसे अगर एक दुकान में कोई कर्मचारी रखा गया और उसने दुकान में 2,000 रुपए की चोरी की और एक दूसरा व्यक्ति जो कि वहां दुकान का कर्मचारी नहीं था उसने उस दुकान में आकर 2,000 रुपए की चोरी कर ली, तो मेरी नजर में जो व्यक्ति दुकान में काम करने वाला था वह उस दूसरे चोर से ज्यादा बड़ा गंभीर अपराधी है, क्योंकि उसके ऊपर उस दुकान की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी थी। उस दुकान के लिए उसको कुछ विशेष अधिकार दिया गया था, तो उसने जो चोरी की वह तो एक चोरी की और जो विशेष अधिकार का दुरुपयोग किया उसकी सजा के रूप में उसे वह सजा बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। दंड का उद्देश्य क्या होता है, मैं इस पर अपनी बात रखूं कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा अति आवश्यक है। हर व्यक्ति को कुछ तरह के अधिकार प्राप्त हैं जिसमें मूल अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संविधान की है। इसके अलावा अन्य अधिकार कानूनी व सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह सामाजिक और कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत हमें कुछ दायित्व भी प्राप्त होते हैं। अगर हम उन दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे तो हम दंड के भागी होंगे।
भी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति को कुछ तरह के अधिकार प्राप्त होते हैं जिनमें मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी संविधान देता है, तथा कुछ अधिकार हमें सामाजिक और कानूनी रूप से प्राप्त होते हैं। किसी भी तरह के हमारे अधिकारों का उल्लंघन चूककर्ता के लिए दंड का भागी बनाता है, तथा साथ ही इसी व्यवस्था के अंतर्गत हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी उत्पन्न होते हैं जिनका पूरा न किया जाना हमारे लिए दंड का कारण बनता है। दंड का उद्देश्य यह होता है कि जो व्यक्ति ऐसे किसी दायित्व से चूक या किसी अपराध का दोषी हो, उसे इस दुष्कृत्य के लिए सजा मिले, ताकि पहले वाले को न्याय का एहसास हो। मैं पुनः आपको इस बात को स्पष्ट करूंगा, ताकि जो उससे पीड़ित है उसे न्याय का एहसास हो। समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को ऐसा दुष्कृत्य न करने के लिए एक भय व्याप्त हो। सामान्यतः शोषित व्यक्ति को दंड से प्रत्यक्ष लाभ या क्षतिपूर्ति नहीं होती, परंतु अपराधी को दंड दिए जाने से उसे अपने अन्याय के या क्षति के बदले कुछ हद तक न्याय पाने का संतोष मिलता है। आर्थिक मामलों में उसे क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ क्षति प्राप्त भी हो सकती है, परंतु दंड का मुख्य भाग यही होता है कि दंड के द्वारा अन्य व्यक्ति के मन में भय व्याप्त होता है कि कोई आपराधिक कृत्य करने के पहले अपराधी यह समझे कि उसे दंड प्राप्त होगा। दंड का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपराधी के मन में अपराध के पूर्व यह भय जगा रहे कि वह जो अपराध करने जा रहा है उसकी सजा उसको मिलेगी ही, वह बच नहीं सकता। अब आजकल एक फैशन चला हुआ है कि दंड को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया जाए। दंड व्यक्ति को नहीं मिले, वह उसके मानसिक स्थिति को रोके, और कुछ कुछ अलग अलग तरह की बातें हैं। मैं इससे थोड़ा अलग सोचता हूं। यह प्रतीकात्मक रूप दंड के उद्देश्य की या परिभाषा के बिल्कुल विपरीत है। दंड का उद्देश्य ही है कि दंड के कारण अपराध रुके, और यह तभी होगा जब दंड के प्रति व्यक्ति के मन में भय होगा। दंड की उत्पत्ति अपराध कारित होने के पश्चात ही उत्पन्न होता है, किंतु दंड का प्रभाव अपराधी को अपराध के पूर्व पता होने से संभावित है कि वह अपराध कारित न करे। सामान्यतः व्यक्ति द्वारा जो कृत्य किए जाने चाहिए वह न किए जाएं तो वह अनैतिक होता है, तथा जो कृत्य नहीं किए जाएं वह किए जाएं तो अपराध कारित होता है। संपूर्ण विश्व के लिए प्रतिबंधित कार्यों की सूची का उल्लंघन अपराध होता है, तथा परिस्थितिजन्य व सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप सरकार द्वारा कुछ कार्यों को कुछ समय हेतु अपराध या गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, जिसका उल्लंघन गैर कानूनी या तात्कालिक रूप में उसे हम अपराध भी कह देते हैं, यह होता है। किंतु सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र ऐसे कानूनों के कारण का निवारण करके और उन कार्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर लाकर उसे अपराध से मुक्त कर दें। समाज के विभिन्न अंगों द्वारा परिस्थितिजन्य स्थल व समय के अनुसार विभिन्न सामाजिक परिवेशों के आधार पर नियत किए जाते हैं, जो उपरोक्त आधारों पर परिवर्तनशील भी होते हैं, तथा इनका उल्लंघन सामान्यतः अनैतिक होता है, अपराध नहीं होता है। तथा अब ये सिर्फ सामान्य कर्तव्यों की चूक है, ये हमारे दायित्व की चूक नहीं है, हमारे कर्तव्य की चूक है। आपको स्पष्ट करूं कि कर्तव्य की चूक अनैतिक है और दायित्व की चूक अपराध है। सामाजिक कर्तव्य पालन या कर्तव्य बोध कराना समाज, परिवार, गुरुजनों, धर्म गुरुओं का कार्य है, जिसे समाज या उसके अंगों के द्वारा किया जाना चाहिए।
यह सरकार का काम नहीं है। इस हेतु सरकार को कोई सजा देने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह ऐसे किसी भी नैतिक कर्तव्यों का समझाने का काम सरकार को नहीं करना चाहिए, न ही इनके उल्लंघन पर इसकी सजा सरकार को देना चाहिए। अगर ऐसे किसी नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए सजा देने का काम समाज या उनके अंगों का है। अब आप कहेंगे कि सरकार सजा नहीं देगी तो समाज कैसे सजा देगी? तो हमारे यहाँ बहुत पहले से समाज को इस तरीके की छूट थी कि वे किसी भी अहिंसक रूप में ऐसी सजा तय कर सकते हैं। ऐसी सजा क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है असहयोग, उसके द्वारा माफीनामा, चाहे वो लिखित हो, मौखिक हो, या कुछ खड़े रहने की सजा, या कहीं सेवा कार्य की सजा, या ज्यादा बड़े कारण होने पर बहिष्कार जैसा सजा। भारतीय संस्कृति में बहुत पूर्व से पंचायतों को सामाजिक बहिष्कार का अधिकार प्राप्त था। वे किसी भी ऐसे कृत्य के लिए जो समाज में रोके गए हैं, ऐसा करने पर बहिष्कार की सजा देते थे। लेकिन बाद में इसमें त्रुटि आई। अनेक पंचायतों ने इसमें हिंसा का उपयोग करना शुरू कर दिया या उसमें बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। किसी भी रूप में समाज को किसी के मूल अधिकारों पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी मूल अधिकार के अतिक्रमण का दोषी है तो उसकी सजा सरकार तय करेगी। उसके लिए सरकार के पास ही जाना होगा। उसके लिए समाज उसको सजा नहीं दे सकता है। समाज किसी भी रूप में किसी को शारीरिक क्षति या मृत्युदंड तरह की कोई सजा निर्धारित करने का अधिकार नहीं रखती है। अपराध की सजा देने का काम सिर्फ सरकार के पास है। इस तरह मेरे कहने के अनुसार कि एक ही तरह के अपराध हेतु अलग अलग सामाजिक स्थिति प्राप्त व्यक्ति को अलग अलग स्तर के कठोर दंड देने की व्यवस्था होनी चाहिए। हो सकता है कि एक स्तर के कार्य शारीरिक दंड हेतु अधिक कठोर, एक स्तर के व्यक्ति हेतु शारीरिक दंड अधिक कठोर हो तथा दूसरे स्तर हेतु वही दंड सामान्य हो। तो यह निर्धारण समयानुसार किया जाना चाहिए कि कौन सा दंड अधिक कठोर है, वह उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। आजकल न्यायिक कार्यों में दंड को सरल और सुधारात्मक बनाने की होड़ लगी हुई है। मानवाधिकारवादी संस्थाएं अपराधियों के मानव अधिकारों की चिंता अधिक कर रही हैं। पीड़ितों के और सीधे साधे शरीफ लोगों के अधिकारों की स्थिति से उनको ज्यादा लेना देना नहीं होता है। वो ये नहीं देखते कि जिस अपराध के कारण पीड़ित व्यक्ति का हाल क्या है, बल्कि जब अपराधी को सजा मिल जाती है तब उसकी स्थिति पर ज्यादा ये ध्यान देते हैं कि उसका कैसा हो रहा है। तो मेरे दृष्टि में यह उचित नहीं है, बल्कि ज्यादा अच्छा यह है कि मानवाधिकारवादी संस्थाओं को गरीब और पीड़ित व्यक्तियों के मदद हेतु आगे आना अधिक उचित होगा। मेरे विचार में दंड को सदैव दुष्कृत्य या अपराध के से बड़ी श्रेणी का होना चाहिए तथा दंड हमेशा कठोर होना चाहिए, ताकि अपराध को अपराध करने के पूर्व यह आभास हो कि वह जो अपराध करने जा रहा है उसकी उससे कठिन सजा उसे प्राप्त होगी, फलतः अपराध घटेंगे। दंड देने का उद्देश्य ही है कि दंड देने की आवश्यकता ही न पड़े, अर्थात केवल दंड के भय मात्र से ही अपराधी अपराध करने के पूर्व अपराध करने से रुक जाए और दंड देने की आवश्यकता न हो। अपराध घटाने का एकमात्र उपाय दंड की कठोर व्यवस्था है। हृदय परिवर्तन, सुधारात्मक या प्रतीकात्मक दंड सामान्यतः अपराध में कमी नहीं करते हैं, बल्कि अपराध को जाने अनजाने प्रोत्साहित करते रहते हैं। यह सब कार्य सामाजिक संस्थाओं का है। यह सरकारों का कार्य नहीं है कि वो सुधारात्मक दंड की ओर जाए। सरकार को कठोर दंड की ओर जाना चाहिए और सामाजिक लोगों को चाहिए कि वे लोगों को सुधारात्मक बातें बताएं।
ताकि वे दंड की स्थिति तक आए ही ना, अपराध की स्थिति तक ना आए, ताकि दंड की बात ही ना आए। एक विचार करें कि कोई आदमी 1,00,000 रुपए की चोरी करे और हम चोरी की सजा के रूप में उसे 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दें, या हम उसे 3 महीने की सजा दें। अब वह आदमी की उसकी आर्थिक स्थिति यह है कि वो 10,000 रुपए अधिकतम कमा सकता है, तो वो 10,000 रुपए कमाएगा, शायद 10,000 रुपए कमाता। अब उसने एक चोरी की, 1,00,000 रुपए की चोरी की। अब वो एक तो संभव है कि पकड़ा ना जाए, अगर पकड़ा गया तो 3 महीने की को उसको सजा हो जाएगी, या अगर आर्थिक रूप में कहीं सजा हुई तो उसे 10,000 5,000 रुपए की सजा हो जाएगी। तो वह चोरी करेगा या नहीं करेगा? मेरे विचार में वो ज्यादा चोरी करेगा। लेकिन अगर उसे पता हो कि उसने 1,00,000 रुपए की चोरी की है तो उससे जो सजा मिलेगी वह उसके लिए 2,00,000 रुपए का महत्व रखती है। तो मेरे विचार में वो ऐसी चोरी करने के पहले 100 बार सोचेगा कि ऐसी चोरी करने से तो अच्छा है कि मैं थोड़ी देर भूखा भी रह जाऊं भले, लेकिन मैं चोरी नहीं करूं। ये ऐसा मेरा सोचना है। स्पष्ट है कि जिस स्तर का अपराध है, अपराधी की हैसियत को ध्यान में रखकर उस अपराध की सजा कठोर रूप में तथा हर हाल में अपराधी को अपराध से अधिक मात्रा में दंड दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज मैंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप में आपके सामने रखा है। हो सकता है कि कुछ चीजों में हमारा आपका विरोधाभास हो। मैं चाहूंगा उस पर आप अपने विचार रखें और मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी उस पर पुनः विचार कर सकूं। जय समाज, जय भारत।